हेलो बच्चों, माई सेल्फ सहदेव सिंह। आई एम फ्रॉम अभिमन्यु कैरियर पॉइंट। आज मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। जैसा कि आपको पता ही है, ये सेमेस्टर 2 का टॉपिक है। सेमेस्टर 1 में जो है लाइट है, सेमेस्टर 2 में इलेक्ट्रिसिटी डाला गया है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे चैप्टर चलेगा आगे वैसे वैसे आप सीखते चलोगे कि क्या है इस चैप्टर में, क्या नहीं है। तो इलेक्ट्रिसिटी, मुझे नहीं लगता आज के ज़माने में बिना इलेक्ट्रिसिटी के कोई अपने आप को सोच भी सकता है, अपनी लाइफ के बारे में भी कोई सोच सकता है। इलेक्ट्रिसिटी बहुत यूज़फुल है और ये बोला जाता है कि एक एनर्जी की फॉर्म ही है और मोस्ट कन्वीनियंट फॉर्म है एनर्जी की, जिसको हम बहुत ही आराम से एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिसिटी, मुझे नहीं लगता किसी को ना पता हो इसके बारे में। इलेक्ट्रिसिटी इज द form of energy which easily transformed into another form of energy। राइटिंग के साथ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना आप, ठीक है मेरी बात है, जो आराम से किसी दूसरे फॉर्म में बदली जा सकती है। इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत बड़े टॉपिक है, एक बहुत बड़ी ब्रांच है। यू नो वेरी वेल, लोग बीटेक करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में आईआईटी से, एनआईटी से। तो यहाँ तो जस्ट आपको एक बेस प्रोवाइड किया जा रहा है। 10th लेवल की बात की जाएगी यहाँ पे कि 10th में कितना किस लेवल पे बताया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आईआईटी के एग्जाम में, पर वो +2 लेवल पे जाके, पर बेस यहीं से निकल के चलेगा आपका। तो जो जो चीज़ें हैं, जो जो डिस्कस करनी है, वो सब बता दिया जाएगा आपको। तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले जो पढ़ाया जाता है, जिस पे पूरा मतलब ये डिपेंड करता है, पूरी ब्रांच डिपेंड करती है, पूरी इलेक्ट्रिसिटी की ब्रांच डिपेंड करती है, वो एक वर्ड है जिसको बोलते हैं चार्ज। क्या बोलते हैं मेरे बेटे? चार्ज। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज चार्ज, चार्ज क्या है, ये आपसे पूछा जाएगा। तो टीचर याद करा देता है कि चार्ज 2 तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। वो फील नहीं करा पाता है उसको, बच्चे को, कि चार्ज क्या है। अब आप एहसास कीजिए कि चार्ज जो आपने वर्ड सुना, वो सीबीएसई के अगर सिलेबस की बात करें तो चार्ज के बारे में सबसे पहले 8th क्लास में बताया जाता है, 5th क्लास में नहीं बताया जाता। पर मास के बारे में, वजन के बारे में बच्चे को 2nd क्लास या 3rd क्लास में ही बता दिया जाता है, क्योंकि उसे फील कराना, उसे एहसास कराना आसान है। मास को अगर आप 2 ऑब्जेक्ट भी रख दोगे बच्चों के सामने, एक भारी होगा एक हल्का होगा, तो वो हल्के वाला उठा लेगा, भारी वाला नहीं उठाएगा। तो दैट मीन्स कि उसे एहसास हो जाएगा थोड़े दिन बाद कि हल्के वाला इस वजह से उठ गया क्योंकि उसका मास कम था, और भारी वाला इस वजह से नहीं उठा क्योंकि उसका मास ज़्यादा था। पर चार्ज के बारे में ऐसा नहीं हो सकता है, चार्ज के बारे में नहीं फील कराया जा सकता है किसी को। तो चार्ज क्या है ये मैं आज आपको बताता हूँ बहुत ही बेहतर तरीके से। असल में क्या था, बहुत सालों पहले न्यूटन आया, उसने बोला कि मैटर का चाहे आप जितना चाहे छोटा टुकड़ा कर दीजिए, उसके पास मास होगा ही होगा। और अगर आप एक मास के टुकड़े को दूसरे मास के टुकड़े के सामने रखते हैं तो उनके बीच में एक नेचुरल फोर्स एग्जिस्ट करता है जिसको बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और उसका उसने फॉर्मूला भी दिया जिसकी वैल्यू थी Gm1m2/r²। दिस इज द वैल्यू, मैटर का सबसे छोटा टुकड़ा। और उसके भी सैकड़ों सालों बाद आया डाल्टन। आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, उसने बोला कि मैटर का जो सबसे छोटा टुकड़ा हो सकता है मेरे बच्चों, वो एटम हो सकता है। क्या हो सकता है? एटम। और ये थ्योरी बहुत सालों तक एग्जिस्ट करी, मतलब 20th सेंचुरी तक ये थ्योरी एग्जिस्ट की कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की मैटर जो बनी है वो एटम से बनी है। मैटर इज मेड अप विद टाइनी पार्टिकल नोन एज एटम। तो इसका मतलब जब एक एटम को एटम के सामने रखा जाएगा तो वो आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। और उन्होंने किया भी। तो कहानी में ट्विस्ट कहाँ से आया? जब 20th सेंचुरी स्टार्ट हुई तो एक साइंटिस्ट आया, जे थॉमसन। उसने क्या किया, उसने एटम को भी ब्रेक कर दिया। जैसे उसने एटम को ब्रेक किया उसमें से निकले इलेक्ट्रॉन।
जब एक इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन के सामने रखा गया तो उन दोनों ने आपस में रिपेल किया। तो माथा खनका कि इन्होंने रिपेल क्यों किया, क्योंकि आज तक तो हम इसी भ्रम में जी रहे थे कि चीजें सिर्फ क्या करती हैं, आपस में अट्रैक्ट करती हैं, सिर्फ इसी भ्रम में। ये बात जो न्यूटन ने कही ये 1621 में कही थी, 1621 में। ये बात जो डोल्टे ने कही ये 907 में कही थी। आप देख लो कितने साल तक बात ऐसी रही। और ये बात जो जे थॉमसन ने कही, नहीं ये जे थॉमसन ने कही थी 1907 में, जो डिस्कवर नोबेल प्राइज उसको मिला जो, सही है। बीच में डोल्टन आया 1800 समथिंग में। तो ये बातें चलती रही ऐसे। तो यहाँ पे पूरा सा थोड़ा सा शक हुआ किस पे, न्यूटन पे, कि यार चीजें तो क्या कर रही हैं आपस में, रिपेल भी कर रही हैं। और वो हमें ये बता के गया था कि चीजें सिर्फ क्या कर सकती हैं, अट्रैक्ट कर सकती हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन का मास जे थॉमसन ने हमें बताया 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और इधर भी बताया 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो इसका मतलब इन दोनों को तो अट्रैक्ट करना चाहिए। न्यूटन तो फिर इसका मतलब झूठ बोल गया, पर ऐसा नहीं था। फिर हमने क्या किया, एक प्रोटॉन को एक इलेक्ट्रॉन के सामने रखा, इन दोनों ने आपस में अट्रैक्ट किया। थैंक गॉड, जान में जान आई कि हाँ भाई न्यूटन कहीं तो सही था। ठीक है मेरी बात या नहीं। पर हुआ क्या, जब हमने इन दोनों के बीच में ये अट्रैक्टिव फोर्स जो है इसको निकाला हमने इस वाले फॉर्मूले से, वो बहुत ही ज्यादा कम आया इस वाले फॉर्मूले से। यानी कि जो एफ प्रैक्टिकल एग्जिस्ट करता था वो एफ थ्योरेटिकल से कहीं गुना ज्यादा था। वो एफ थ्योरेटिकल से कहीं गुना ज्यादा था। इससे ये क्लियर कट हो गया कि ये जो अट्रैक्शन है ये ग्रेविटेशनल वाली अट्रैक्शन नहीं है। ये अट्रैक्शन जो इसके बीच में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में दिखी, ये वाली अट्रैक्शन नहीं है, ग्रेविटेशनल वाली अट्रैक्शन नहीं। ये कुछ और ही है जो आज तक दिखा नहीं है किसी को, जो आज तक फील नहीं किया किसी ने। क्या मेरी बात समझ रहे हो आप? और जो भी है मैं आपको फिर बता देता हूं, हमें ये याद करा दिया जाता है, ये इमेजिन करा दिया जाता है कि एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, और बच्चा इसमें सेट कर लेता है दिमाग में कि शायद किसी ने देखा होगा एटम को और उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन जैसी चीज घूम रही है जिसके कंधे पे कुछ नेगेटिव सा लिखा है। ऐसा नहीं है कुछ भी। इलेक्ट्रॉन तो आज तक किसी ने देखा ही नहीं है। क्या मेरी बात आप समझ रहे हो? बिल्कुल ऐसे ही सोचा गया, ऐसे ही निकल के आई बात है। जब प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन के सामने रखा गया तो उन्होंने अट्रैक्ट किया। अब जब अट्रैक्ट किया तो माथा खनका कि हाँ भी शायद वो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होगी, पर वो ग्रेविटेशनल थी नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकली जो फोर्स आ रहा था वो ज्यादा था और थ्योरेटिकल जो था वो कम था। और इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन के सामने रखा गया या प्रोटॉन को प्रोटॉन के सामने रखा गया तो वो रिपेल किया, और यहां जो अट्रैक्शन वाला मैग्नीट्यूड था यहां वो रिपल्सन वाला था। इसका मतलब मैटर के पास सिर्फ मास ही नहीं होता है, कुछ और भी होता है जिसकी वजह से चीजें अट्रैक्ट भी कर सकती हैं और रिपेल भी कर सकती हैं। अगर सिर्फ मास की बात की जाएगी तो मास की बात की जाएगी तो सिर्फ इस फॉर्मूले की बात की जाएगी, और अगर उस चीज की बात की जाएगी जिसको हम अभी सीखने वाले हैं तो उसमें अट्रैक्शन भी हो सकती है और रिपल्सन भी हो सकती है। तो एक नया वर्ड इजाद हो गया जिसका नाम था चार्ज। क्या नाम था? चार्ज। तो चार्ज क्या है? चार्ज कुछ है, हमें नहीं पता है, मैटर के पास होता है। चार्ज इज समथिंग ड्यू टू विच सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन रिपेल और अट्रैक्ट ईच अदर, एंड दैट रिपल्सन एंड अट्रैक्शन इज मच मोर देन द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। ये चार्ज है। आपको कहीं डेफिनेशन नहीं मिलेगी चार्ज की क्या है। हर आदमी यही कहता है कि बस चार्ज एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। पर नेगेटिव पॉजिटिव क्यों कहा गया, आप समझिए मेरी बात को। अगर आप किसी आदमी को बातों से समझाकर अपनी तरफ कर लेते हो तो दैट मीन्स कि आपके पास बहुत बड़ा टैलेंट है ये। पर पूरी दुनिया को बातों से समझा के अपनी तरफ नहीं किया जा सकता है। थ्योरी पे दुनिया बिलीव नहीं करती है। पर हाँ, अगर आपने कुछ ढूंढा है या कुछ डिसाइड किया है कि मैं ऐसा करूंगा और मैथमेटिकली आप उसका प्रूफ ले रहे हो अपने पास, तो दैट मीन्स कि आपको फिर किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके स्पोर्ट में मैथ खड़ा हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे थे, ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहे थे। तो जो इनके पास था वो बिल्कुल अपोजिट नेचर का था। यानी कि आप एक को चोर कह दो, एक को सिपाही कह दो, समझ रहे हो मेरी बात? एक को सच कह दो, एक को झूठ कह दो। पर मैथ उसमें इन्वॉल्व करने के लिए एक को पॉजिटिव बोल दिया गया, एक को नेगेटिव बोल दिया गया। पॉजिटिव नेगेटिव का और कोई कहानी नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है कि मतलब आपको प्रोटॉन पॉजिटिव दिखता है तो दैट मीन्स कि उसके पॉजिटिव जैसा कुछ निशान दिखता है न्यूट्रॉन के अंदर या फिर न्यूक्लियस के अंदर। ऐसा कुछ भी नहीं है। इन दोनों का नेचर अलग था तो उसको मैथमेटिकल रूप देने के लिए एक को पॉजिटिव बोल दिया गया, एक को
नेगेटिव बोल दिया गया। आप इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव मान के पढ़ सकते हो आगे, पूरा पूरा इलेक्ट्रिसिटी या पूरा जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स है आप सब इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव मान के कर सकते हो, पर फिर प्रोटॉन को नेगेटिव लेना पड़ेगा, जहां जहां जो जो डायरेक्शन है उन सबको उल्टा लेना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ रहे हो? फिर इतनी मुसीबत कौन मोल ले, इसलिए बच्चे रट लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मेरी इस कहानी को एक बार दोबारा आप रिवाइज करके सुन लें कि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज सिर्फ उसका नेचर डिसाइड करता है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज वो भी उसका नेचर डिसाइड करता है कि वो दोनों एक दूसरे से अलग हैं। बाकी इसके पीछे और कोई कहानी नहीं है। अगर आपको कह दूं कि मैं एक हाथ में आपके -3 कूलम चार्ज दे दूं, एक हाथ में आपके +3 कूलम चार्ज दे दूं, दोनों में से बताओ कौन सा कम है? कोई भी कम नहीं है। मैथमेटिकली देखा जाए तो माइनस प्लस से क्या होता है, कम होता है, पर चार्ज के केस में ऐसा नहीं है। यहां पे माइनस प्लस सिर्फ और सिर्फ उनका नेचर डिसाइड करता है, नेचर बताता है वो। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो आप इसको नोट कर लीजिए, मैं आपकी डेफिनेशन लिख देता हूं चार्ज की। क्या यहीं को लिख दूं मैं? चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच सब एटॉमिक particle like electron and proton repel or attract each other, and this attraction and repulsion is much more than the gravitational attraction। इसी वजह से इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें छोटे बच्चों को एहसास नहीं कराया जा सकता। आप समझ सकते हो किसी 3 साल या 5 साल के बच्चे को स्विच में उंगली देकर थोड़ी समझाएंगे कि देख भाई इसके अंदर चार्ज है, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है मेरी बात ये नहीं, इसको समझने के लिए आदमी का ब्रेन इतना एबल होना चाहिए कि वो इसको इमेजिन कर सके। तो है कुछ नहीं है, जस्ट एक सेंसेशन है, जस्ट एक नॉलेज है कि चार्ज क्या होता है। चार्ज कुछ नहीं होता है, मैटर की एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से चीज़ें अट्रैक्ट और रिपेल करती हैं। सबसे पहले थॉमसन के एक्सपेरिमेंट के बाद देखा गया उसको, फिर ये पूरी ब्रांच पूरी डेवलप हो गई, आपको पता ही है। इसके बाद फिर चार्ज की थोड़ी सी कैलकुलेशन की जाती है। वो कैसे की जाती है एक बार आप इसे नोट कर लें, फिर मैं इसको मिटा के कैलकुलेशन स्टार्ट कर देता हूँ। नाउ वी डी सम मैथमेटिकल पोर्शन ऑफ द चार्ज। मान लो किसी बॉडी के ऊपर चार्ज पता करना है आपने। ये एक बॉडी है, ये न्यूट्रल बॉडी है। क्या है मेरे बेटे? न्यूट्रल बॉडी। बॉडी को न्यूट्रल कब कहा जाता है? जब उसके ऊपर नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर हों। इसी वजह से छोटे बच्चों को समझाना थोड़ा मुश्किल है। ये नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के क्या हों, बराबर हों, तब उस बॉडी को न्यूट्रल बोला जाता है। और ये तो मुझे लगता है 9th क्लास में आपने सीखा होगा कि जो प्रोटॉन होते हैं प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस के अंदर ही होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। क्लाउड होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि कोई पार्टिकल है वो घूम रहा है। तो न्यूट्रल बॉडी का क्या मतलब है? न्यूट्रल बॉडी का मतलब है जिसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बराबर होंगे। तो उस बॉडी पे कोई चार्ज नहीं होगा। तो अगर मैं कोई बोल दूं कि कोई बॉडी अनचार्ज है, तो क्या उसके पास चार्ज पार्टिकल हैं? भाई चार्ज पार्टिकल उसके पास हैं, पर नेट चार्ज कितना उसके पास? 0 है। इसका मतलब ये है, आपके स्ट्राइक करनी चाहिए बात, कि उसके पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या है, हमेशा बराबर है। कंडीशन नंबर 1 है ये। अगर मैं कोई दूसरी बॉडी दूं आपको जिसके ऊपर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, साथ में ये भी ध्यान में रखना है कि प्रोटॉन कहां होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं। कहां होते हैं? न्यूक्लियस। नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा कब हो सकते हैं? क्या ये कहोगे आप कि इसको किसी ने प्रोटॉन दे दिए हैं बाहर से? प्रोटॉन कभी लिया दिया नहीं जा सकता है।
आप ये समझें, इस बात को लिख लें कहीं, हमेशा के लिए याद कर लें कि कभी भी आप अगर एक्सचेंज करो तो प्रोटॉन का नहीं कर सकते हो। प्रोटॉन का एक्सचेंज कभी पॉसिबल नहीं है। सिर्फ मूव क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। क्या मूव करते हैं मेरे बच्चों, इलेक्ट्रॉन सिर्फ मूव करते हैं। तो इसका मतलब अगर इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हुए हैं तो इस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हैं, रिमूव हो गए हैं। तो कभी किसी बॉडी के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आता है वो इलेक्ट्रॉन की रिमूवल से आता है। क्या मेरी बात इतनी याद रख पाओगे आप? इलेक्ट्रॉन अगर किसी बॉडी में से निकाल लिए जाते हैं, रिमूव कर दिए जाते हैं, तो उस बॉडी के ऊपर जो नेट चार्ज आता है वो पॉजिटिव आता है। और अगर सिर्फ एक एटम की बात कर रहे हो, सिंगल एटम की अगर बात कर रहे हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैटायन। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, कैटायन। केमिस्ट्री में काम आएगी ये बात है। अगर सिर्फ किसी सिंगल एटम में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए तो उस एटम को फिर एटम नहीं बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, कैटायन बोला जाएगा। अगर बॉडी की बात कर रहे हैं तो हम उसको पॉजिटिव चार्ज बॉडी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं मेरे बेटे, पॉजिटिव चार्ज बॉडी बोल सकते हैं। ठीक है मेरी बात, यानी और ये सिर्फ कब पॉसिबल है, इलेक्ट्रॉन के रिमूवल की वजह से, इलेक्ट्रॉन के रिमूवल। तो आप ये भी बात यहां पे लिख लें कि ओनली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल फ्रॉम बॉडी, प्रोटॉन डू नॉट ट्रांसफर फ्रॉम बॉडी टू बॉडी। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? ये है जी सेकंड कंडीशन, कि जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं किसी बॉडी से तो दैट मीन्स कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। कंडीशन नंबर थर्ड ये कहता है कि जब नंबर ऑफ प्रोटॉन लेस हो जाएं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अब ये कब पॉसिबल है, जैसा कि मैंने आपको बताया प्रोटॉन तो कहीं जाते ही नहीं है, वो तो बेचारे न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो ये कब पॉसिबल है, जब इलेक्ट्रॉन, कोई एटम या कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेती है। क्या कर लेती है मेरे बेटे, इलेक्ट्रॉन गेन जब हो जाते हैं तो उस बॉडी के ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब अगर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और अगर सिंगल एटम की बात की जा रही है, ये केमिस्ट्री के लिए है, मैं फिर बोल रहा हूं, अगर सिंगल एटम की बात आ रही है तो उसको हम अनायन बोलते हैं मेरे बेटे। क्या बोलते हैं, अनायन, नेगेटिव चार्ज एटम, या फिर हम बोलेंगे उसको नेगेटिव चार्ज बॉडी। 8th क्लास में चार्ज को समझाने के लिए मैं बताता हूँ, जब बच्चे 8th में होते हैं उनको समझाने के लिए छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट कराए जाते हैं। एक वो होता है स्केल होता है ज्योमेट्री बॉक्स में, उसको हम सर से ऐसे रगड़ते हैं, छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े मैडम उस पर रख देती है, टेबल पे गिराती है, फिर उससे उसको कार्डबोर्ड के टुकड़ों को उठाती है उससे स्केल से, फिर वो समझाती है कि देखो मेरे यहाँ से सर पे रगड़ने से इसके ऊपर चार्ज आ गया है। असल में क्या हुआ, जब हमने सर से रगड़ा उसको तो उसके मतलब प्लास्टिक के कुछ इलेक्ट्रॉन एटम के उसमें से निकल के हमारे सर में चले गए, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और हमारे सर पे नेट कैसा आ गया, नेगेटिव। हमें उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो जैसे ही नेगेटिव चार्ज आया, फिर वो पॉजिटिव चार्ज क्या किया, हमने छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों की तरफ किया, तो उस कागज़ के टुकड़ों को अट्रैक्ट किया उसने। मतलब कागज़ के टुकड़े भी तो एटम के ही बने हैं, हर चीज़ एटम की बनी है, तो कागज़ के टुकड़ों के एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे उसको अट्रैक्ट किया उसने, जिसकी वजह से कागज़ का टुकड़ा उसके साथ उठा। ये चार्ज का मतलब प्रैक्टिकल एग्जांपल है, आप फील कर सकते हो कि चार्ज क्या है। ऐसे नहीं आएगा, स्केल को आप ऐसे ही करो बिना रगड़े करोगे आप तो फिर नहीं आएगा, क्योंकि रगड़ने से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकल गए एटम में से। तो ऐसे यहाँ पे है, ये क्या है, नेगेटिव चार्ज बॉडी। अब अगर काउंटिंग करनी हो कि भाई किसके पास मतलब कितना किसी के ऊपर चार्ज आ सकता है, तो चार्ज के बारे में मैं आपको बता दूं। चार्ज के बारे में जो कैलकुलेशन है, किसी बॉडी के ऊपर जो चार्ज आता है ना, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। वो या तो प्लस आ सकता है या माइनस आ सकता है। एन ई क्या है यहाँ पे, ई है मेरे बेटे एलिमेंट्री चार्ज। क्या है, एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज का मतलब है कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन।
अब इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात की जाएगी, क्यों की जाएगी? क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि ट्रांसफर तो सिर्फ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ही होते हैं ना। अगर किसी बॉडी के अंदर जा रहे हैं तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, अगर किसी बॉडी से निकल रहे हैं तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो हमें सिर्फ किसकी जरूरत पड़ेगी? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी ना। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, प्लीज ध्यान दें और हमेशा इसको याद रखें, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। कूलम एक यूनिट है चार्ज की, यानी कि SI यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? वो होती है मेरे बेटे कूलम। तो अगर किसी बॉडी के ऊपर चार्ज पता करना है आपको, तो आप पहले n निकालो और उसको E से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये n क्या है? n जो है वो नंबर ऑफ अनबैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन है। यहां पे जो n है, नंबर ऑफ अनबैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनबैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन कि कितने इलेक्ट्रॉन अनबैलेंस्ड हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन नहीं काउंट करने हैं आपने। जस्ट फॉर एग्जांपल इसी पे आते हैं दूसरी बॉडी पे। मान लेता हूं लेट्स अस इमेजिन इसके पास 40 प्रोटॉन हैं और इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से इसके पास 35 इलेक्ट्रॉन रह गए। अब अगर आपसे पूछे कि इस बॉडी के ऊपर चार्ज कितना है, तो 35 इलेक्ट्रॉन है, 40 प्रोटॉन है, तो कितनी अनबैलेंसिंग है? सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन की तो अनबैलेंसिंग है ना। हमें 35 इलेक्ट्रॉन नहीं लेने हैं, ना ही 40 प्रोटॉन लेने हैं, हमें सिर्फ वो डिजिट लेना है जो अनबैलेंसिंग है। अनबैलेंसिंग का मतलब कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर में कितने का डिफरेंस है, दैट इज द अनबैलेंसिंग। अभी मैंने बोला कि इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो दैट मीन्स कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इसके ऊपर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होने चाहिए, जैसे कि मैंने दिया आपको एग्जांपल में कि 40 प्रोटॉन और 35 क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इसके ऊपर चार्ज निकालना पड़ जाए तो वो कितना होगा? भाई वो लिखा है फॉर्मूला मास्टर जी ने, Q = अब आपको भी पता है कि प्रोटॉन ज्यादा है तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव तो नहीं आएगा। n की वैल्यू कितनी है इसमें? 5। E की वैल्यू कितनी बताइए? 1.6 × 10⁻⁻19, तो आपके पास आ गया 8.0 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज आ गया जी आपके पास। सही है मेरी बात या नहीं? ऐसे इनकी कैलकुलेशन की जाती है। तो अगली क्लास में मैं आपको इनके न्यूमेरिकल बताऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आज जो पढ़ाया है वो आपको समझ में आया है। इस चैप्टर को मैं कंटिन्यू करवाऊंगा। आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच, गुड लक।